अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मुना आलम। आज अदालत उज़्मा में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के में जो ये केस है पैनामा केस को दोबारा सुना गया। उसकी जो हेयरिंग है जो पिछले हफ्ते जिसकी समाअत मुलतवी करके आज यानी कि सोमवार के रोज की गई थी, बिल आखिर इस पूरी हेयरिंग को रिज्यूम किया गया और जैसी इसकी रिजम्पशन हुई हमने देखा कि सियासी टेम्परेचर्स में, सियासी गर्मा गर्मी और डिवाइड में मजीद इजाफा होता हुआ नजर आया। साथ साथ एक तरफ दो मौक़िफ़ बयान करना यहाँ पर जरूरी होंगे। एक तरफ मुतनाज़ JIT रिपोर्ट के खिलाफ हम देखते हैं कि हुक्मरान जमात यानी कि PMLN की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। काफी डेलिब्रेशन के बाद, जो कि हम पिछले हफ्ते से सुन रहे थे कि उनकी एक लीगल नई टीम मैदान में उतरेगी, सामने आएगी और वो सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग फैमिली का, PMLN का, रूलिंग पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बयान करेगी। इस बारे में बात की गई थी और साथ साथ ये भी बताया गया था कि उनकी तरफ से जो लीगल दलाइल है वो पेश किए जाएंगे कि क्यों आया JIT की जो ये रिपोर्ट है, हतमी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते पेश की गई थी, उसको मुतनाज़े कहा जा रहा है। इस साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि जहां पर इस वक्त फर्स्ट फैमिली का जिक्र आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की फर्स्ट फैमिली का जो तमाम जिक्र है और उसके ऊपर जो एक सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट पेश किया गया है और उनकी तरफ से वर्डिक्ट बयान करके ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि वो JIT रिपोर्ट आया कि कोई रिपोर्ट ना हुई लेकिन बाकायदा वर्डिक्ट हो गया। लिहाजा इन तमाम स्टेप्स को और इन तमाम मेजर्स को, उनके इक़दामात को और इस पूरे अप्रोच को जो कि कंट्रोवर्शियल समझी जा रही है, उसके ऊपर एक अप्रोच ये सामने आ रही है PMLN हुक्मरान जमात की तरफ से कि ये पूरी चीज पॉलिटिकली ड्रिवन है। यही तमाम चीजें जो दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में हुक्मरान जमात की तरफ से आज के रोज, उसमें भी ये तमाम चीजें सीधा ये पेश की गई हैं कि ये तमाम चीजें पॉलिटिकली ड्रिवन है। JIT की रिपोर्ट में जुरिस्डिक्शन से आगे बढ़ा गया है। जो JIT का असल मैंडेट था, उस मैंडेट को वायलेट किया गया है, उसको अपनी हुदूद से आगे बढ़कर इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ ये भी बताया गया है कि वॉल्यूम 10 पूरे JIT रिपोर्ट को अगर पब्लिक किया गया है तो वॉल्यूम 10 को रिपोर्ट जो पब्लिक ना करने की वजूहात है उनको भी कंट्रोवर्शियल और उनको बदनीयती पर मबनी बताया गया है हुक्मरान जमात की तरफ से। नोटेबली वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने भी आज JIT के खिलाफ जो अपनी तहफुजात थे, अपनी जो रिजर्वेशन थी वो सुप्रीम कोर्ट को बताई हैं, उनको बावर कराया है और उनको पहुंचाई गई है उनकी रिजर्वेशंस। लिहाजा उन तमाम एप्रीहेंशंस को और उन तमाम रूमर्स को भी सबसाइड किया गया है कि वजीर खजाना कोई JIT को और JIT के उस मौक़िफ़ को साइड कर रहे हैं और उनके वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, जैसे कि कहा भी जा रहा था कुछ अपोजिशन जमातें और उनकी रेटरिक्स की तरफ से। आज भी हमने देखा कि जो की पिटिशनर PTI है उनका जो मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। कल तक अब इस समाअत को मुलतवी किया गया है और कल एक्सपेक्टेड है कि हुक्मरान जमात PMLN अपना मौक़िफ़ पेश करेगी और दूसरी तरफ की भी जो साइड्स है वो समझ आएंगी कि उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे जो लीगली बैकिंग मौजूद है वो क्या है। हुक्मरान जमात अगर इस चीज को कंट्रोवर्शियल मान रही है तो उनके क्या बेसिस है, उसको जस्टिफाई किया जाएगा PMLN की तरफ से। साथ साथ हम देखते हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से कोई मुश्तरका लाएअमल पर भी बात की जा रही है, उस पर भी गौर व फिक्र हो रहा है कि कोई कलेक्टिवली लाएअमल इस तरह का इख्तियार किया जाए कि इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए पूरे मौके को इस्तेमाल किया जाए। साथ साथ जो फर्स्ट फैमिली है उनके खिलाफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेनेट को भी इस्तेमाल करने का एक ऑप्शन है जो कि अपोजिशन जमातें कंसिडर कर रही हैं, जहां पर हमें पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है। इस सिलसिले में भी बात करना जरूरी होगा और क्या इस पूरे अमल का जो मकसद है या मोटिव है एट द एंड ऑफ द डे, क्या वो एहतसाब है या वो पॉलिटिकली ड्रिवन है या वो तमाम उस इकोनॉमिक एजेंडा को सबोटाज करना है जो कि हुकूमत ने अपने क्रेडिट पर लिया है, उस चीज को डिस्क्रेडिट करना है जो कि हुकूमती जमात PMLN का मौक़िफ़ है। इस हवाले से बात रहेगी। साथ साथ ये भी बात करना जरूरी होगा कि अगर वाकई इसका एहतसाब मकसद था तो लेजिस्लेशन कहां पर थी, क्योंकि एहतसाब जो होता है सही मायनों में ग्राउंड टर्मिनोलॉजी में वही होता है जो अक्रॉस द बोर्ड हो। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब के लिए लेजिस्लेशन मिसिंग क्यों नजर आती है। साथ साथ चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पे जो इसके असरात है वो किस तरह से मुरतब होंगे। साफ साफ मंजरनामा मुआशी तौर पर हमें नेगेटिवली इम्पैक्टेड नजर आ रहा है। क्या वजूहात हैं, आगे लॉन्गर रन में कैसे इस चीज को देखा जा रहा है। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं पैनल में कराची स्टूडियो से, वाइस प्रेसिडेंट फॉर SPCCI हमारे साथ। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि इश्तियाक साहब मौजूद थे और उनसे बात इस हवाले से रही थी। लिहाजा आज भी जानेंगे कि विद द ग्रोइंग डेवलपमेंट्स किस तरह से चीजें शेपअप होती हुई नजर आ रही हैं और हम कहां जाते हुए दिख रहे हैं। मिस्टर कामरान नासिर भी हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम लाहौर स्टूडियो तशरीफ फरमाए, CEO हैं JS ग्लोबल के, और उनसे खास तौर पे बात ये रहेगी क्योंकि जो हमारे कैपिटल मार्केट्स हैं फंडामेंटली अच्छे होने के बावजूद भी वहां पर जो वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन नजर आ रही है कितनी एट्रीब्यूटेड है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वो कितना इन तमाम चीजों पर मबनी है।
इस्लामाबाद स्टूडियो से भी हमारे साथ सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाजी हैं, PMLN के सेनेटर हैं, और जब हम लोग अपर हाउस की बात कर रहे थे एज फोरटोल्ड, उसके बारे में आपसे बात रहेगी कि अगर अपोजिशन जमातें कोई कलेक्टिव लाहे अमल इख्तियार करना चाह रही हैं और उसके लिए अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश है, तो PMLN के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सेनेट में, उनका क्या इस पे मौक़िफ़ होगा और वो लेजिस्लेटिवली कैसे इन चीज़ों को नल कर पाएंगे, ये बात रहेगी उनसे, और उनके हवाले से क्या हिकमत अमली होगी। आसिफ अली भट्टी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से ही तशरीफ फरमाए। आप सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी पहलुओं में हल्का अहबाब में किस तरह की जो र्यूमर्स हैं गर्दिश कर रही हैं, हमने देखा था कि जो एक इसमें सहाफ़ी हल्के हैं उनका बड़ा अहम किरदार रहा था। वाज़ेह तौर पर डिवाइड नजर आता है जब दोनों साइड्स को सपोर्ट या दोनों साइड्स को रिजेक्ट करने की बात होती है। सहाफ़ी जो पहलू है उनमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, तो वो उस किरदार को कितना वायलेट कर रहे हैं और कितना उसको अवॉइड कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करना जरूरी रहेगा। मौजू कैसा लगा, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ना भूलिएगा। इश्तियाक साहब, आपसे बात का आगाज करती हूँ। लास्ट वीक भी आपने कहा था कि आपको एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सबोटाज होता हुआ नजर आ रहा है और इंटरनेशनल पहलुओं पर भी आप गहरी निगाह रखते हैं। सबसे पहले तो UAE फैक्टर पे थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। टू बिगिन विद, पूरे JIT रिपोर्ट में भी इस बात को बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट बेसिस बनाकर पेश किया गया कि UAE की तरफ से भी कुछ उनको दस्तावेजात मौसूल हुए हैं कि वहां पर भी फोर्ज किए गई हैं चीजें। आपको क्या लगता है, जो एक एक्सटर्नल बात की जा रही है कि प्रोपेगेंडा या कंस्पिरेसी कंस्पायर किया जा रहा है, आपको कोई इससे ताने बाने मिलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो JIT रिपोर्ट है वो UK और UAE इन दोनों ममालिक पर मबनी है। देखिए मोना, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पहली बार बिजनेस कम्युनिटी को एक थोड़ी सी इत्मीनान ये हुआ था कि हालात हमारे सही जा रहे थे, इंडिकेटर्स हमारे मुस्बत जा रहे थे। ब्लूमबर्ग और जो दूसरे थे, मतलब वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान वो कंट्री है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है टॉप 20 इकोनॉमी में उसका शुमार होगा। हमारी मिडिल क्लास जो थी एमर्ज हो रही थी बड़ी तेजी के साथ। ये तमाम चीजें सबको आपको मालूम है। 5.5% पे हम GDP ले आए थे, उम्मीद थी कि 7% पे भी चले जाएंगे, क्योंकि हालात हमारे काफी बदली की तरफ जा रहे थे। और आप यकीन करें कि हमारे पास कॉलें लोगों की आ रही थी कि जो मुल्क के हालात खराब होने की वजह से, देखिए हमारा दुबई के अंदर $6 बिलियन पाकिस्तान ट्रांसफर हुआ था पिछले उन सालों में जब कराची के हालात बहुत खराब थे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो थी वो अरूज के ऊपर थी। मैं खुद 10 फैमिलियों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने घर बेचे, फैक्ट्रीज भेजी और अपनी फैमिलीज को ले आके वो दुबई चले गए थे और उन्होंने घर वगैरह ले लिया। और बाद में क्या हुआ कि फिर ये लोग ये जो पनामा लीग से पहले इन्होंने कॉल करनी शुरू की और इन्होंने ये कहा कि जी अब हम चाहते हैं कि अपने वतन आना चाहते हैं, हमारे वो हालात नहीं रहे। लेकिन दुबई इज द सेकंड होम टू मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी। अब मैं दुबई के ऊपर आपको आऊंगा। देखिए दुबई क्या है कि दुबई वॉज नेवर टू हैप्पी विद गवादर पोर्ट, विद CPEC। रीजन क्यों ये था कि गवादर पोर्ट के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो जबरदस्ती पोर्ट का बिजनेस जो है वो करेगा। दूसरा देखिए दुबई की इकोनॉमी जब भी बूम करती है जब किसी दूसरे ममालिक के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल होती है। ईरान में हालात खराब हुए, पैसा सबका सब दुबई चला गया। $25 बिलियन जनाब दुबई को जो आया था, दैट इज फ्रॉम ईरान, दैट इज फ्रॉम सीरिया, दैट इज फ्रॉम इराक, दैट इज फ्रॉम लिबिया। पाकिस्तान से $6 बिलियन गया था। अब जब हालात सही होने लगे थे तो हमारे जो लोग थे वो जनाब वापस पैसा लेके आ रहे थे। दुबई गवर्नमेंट वाज नॉट वेरी अबाउट इट, तो दे वर नॉट हैप्पी अबाउट इट। गवादर पोर्ट एंड CPEC, उन्होंने खुद ये कई बार कहा है कि CPEC में वो इतने खुश नहीं थे। अब उन्हें एक मौका मिल गया डिस्टेबलाइज करने का पाकिस्तान को। देखें कुछ इस तरह के पेपर्स जो थे वो लीक किए गए हैं जिससे खास तौर पे इशारे आपको मिल रहे हैं, जिसका मकसद क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना। जिसका मकसद ये है कि ये जो है किसी तरह पाकिस्तान को इकोनॉमी का सबोताज किया जाए ताकि दोबारा पैसा जो है आउटफ्लो हो जाए, दुबई की तरफ चले जाए। लोग जो आने का सोच रहे थे वो पाकिस्तान आना छोड़ दें। हमारा ये जो गवादर पोर्ट बन रहा था जो बिजनेस स्नैच कर सकता था, जबरेली पोर्ट से जो है मतलब वो रुक जाए, तमाम चीजें हो जाएं, और हमारे लोग ये तमाम चीजें नहीं समझ रहे हैं। तो यानी कि आप फोर्सी कर रहे हैं कि ये तमाम जो फिनोमिनल हैं ये एक्सटर्नल हैं। देखिए ना सिर्फ दुबई इम्पैक्ट रखेंगे दुबई पे और हाँ जी ये तमाम चीजें करने का, हाँ जी तमाम। देखिए CPEC से इंडिया ना सिर्फ खुद बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी साफ लफ्जों में कहा कि जी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, हु आर यू जो कहोगे कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। ये हमारे लिए देखिए इस वक्त हमारी पाकिस्तान की डायनेमिक्स चेंज होने जा रही थी। हम दोबारा से उठना शुरू हो गए थे
और ये चीज़ जो थी कई लोगों को पसंद नहीं थी एक्सटर्नल कंट्रीज में, जो हमारे दुश्मन कंट्रीज हैं, अब उन्हें मौका मिल गया कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दें। इनसे क्या होगा कि वो जो प्रोजेक्ट्स जो हैं मतलब तेजी से मुकम्मल हो रहे थे वो रुक जाएंगे, डिले हो जाएंगे, चाइनीज घबरा गए, वो यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए नेशंस को एक मौका मिलता है जो उनकी डेस्टिनी चेंज करता है। And just for one chance for us in your opinion, CPEC जो कि हमें उस तरह से अवेल नहीं करने दिया जा रहा है, काफी इम्पोर्टेंट एक मौकफ है। I'd like कि हम लोग एक क्विक किस्म का सेशन रखें ताकि दोबारा से आपके ऊपर आए और इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग लोगों के थॉट्स इकट्ठा कर पाए। कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे, मैं भी उनसे मिला था और हमने उनसे कहा कि सर एक जनरल एमनेस्टी आप अनाउंस कर दें। 25 से 30 बिलियन डॉलर बाहर से आ रहा था और ओवरसीज पाकिस्तान के वो दोबारा ले गए थे हालात की खराब होने की वजह से, वो लेके आ रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर ने हमसे ये कहा कि जी आप अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि कल को अगर हम ये करते हैं तो वो समझेंगे कि हमने अपने फायदे के लिए किया। और अब क्या हुआ कि जनाब लोग रुक गए हैं, अब दोबारा ये बातें हो रही हैं कि हालात खराब हो रहा है, लेट्स मूव बैक। और आप देखेंगे कि अब वही सिलसिला जो पहले शुरू हुआ था इस हालात की वजह से दोबारा कैपिटल पाकिस्तान से आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो एक वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ सामने आया है कि सिंस एक्सटर्नल एलिमेंट्स का इसमें अमल दखल है तो उनकी तरफ से वाज़ेह रीजंस भी हैं इस अमल दखल को जस्टिफाई करने के लिए। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइएगा, अभी भी हमने देखा कि सेनेट में इजलास था, सेशन था और अपोजिशन जमातों की तरफ से खुसूसन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है सेनेट में, ये बातें की जा रही हैं कि वहां पर कोई कलेक्टिव लाए अमल इख्तियार किया जाए और वजीर आजम को जो एक कोशिश है कि नाअहल करें और फिर उनको आप डी सीट करें। पूरे सेनेट की एक कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है कि विक्टिमाइज किया जाए बाकायदा तौर पे। आप क्योंकि मेंबर हैं सेनेट के और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुक्मरान जमात को इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आपकी तरफ से अब लेजिस्लेटिवली आप कैसे इसको काउंटर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो सेनेट का इजलास हो रहा है कि बज़ाहिर तो उसमें पीपल्स पार्टी ने या अपोजिशन ने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि हम वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई करारदाद पेश करेंगे। और एक कानूनी तौर पर ये बात बताऊं कि वज़ीर आज़म की सिलेक्शन में सेनेट का कोई रोल नहीं होता। अगर ये करारदाद अव्वल तो पास होगी नहीं क्योंकि अपोजिशन मुनक़सिम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, लेकिन वो चूँकि अपोजिशन मुनक़सिम है और इतने उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है वो क्योंकि वो हमारे खिलाफ करारदाद पेश कर सके, तो एक दबाव डालना चाहती है जिस तरह दूसरी सियासी पार्टियां दबाव डाल रही हैं, तो पीपल्स पार्टी पे दबाव डालना चाह रही है और अपने नंबर बना रही है और एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक होने की कोशिश कर रही है। आप जब जैसे पता होगा कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या ये जो है वो चूँकि पीटीआई से जो मायूस हो चुकी है, तो पीपल्स पार्टी वो जो वैक्यूम है उस पर अपनी जगह वो उधर घुसना चाह रही है, तो इसके लिए ऐसी हरकतें कर रही है। वरना जहाँ तक करप्शन कमीशन या उसका ताल्लुक है, आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ, मौलाना बेनज़ीर से लेकर रेंटर पावर तक और रेंटर पावर से लेकर डॉक्टर आसिम के 465 अरब के घपले, तो ये वो करप्शन और कमीशन हम अल्हम्दुलिल्लाह JIT की रिपोर्ट आपने देखी हमारे, और ये हमारी खुशनुमा बात है कि इस रिपोर्ट में कहीं भी मियां नवाज शरीफ साहब की करप्शन या कमीशन का जो जिक्र नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अरबों खरबों के प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए, मोटरवेज बनी, मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बन रही है, कितने CPEC के मंसूबे बन रहे हैं, कहीं 1 रुपए की करप्शन भी ना वज़ीर आज़म पे साबित हुई है, ना किसी वज़रा पे, ना किसी वजीर पे आई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट एक लिहाज से हमारे हक में जाती है। बाकी वज़ीर आज़म के ज़ाती कारोबार के मुतालिक जो है वो सारे क्वेश्चन किए गए हैं और उसका जवाब हमें देने का मौका नहीं दिया गया। हमारा एक कतरी प्रिंस जो था उसका इंटरव्यू भी नहीं रिकॉर्ड किया गया, हालांकि उन्होंने कहा कि आके रिकॉर्ड कर लो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मिसालें ऐसी कि वीडियो लिंक्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बाहर से जो फॉरनर थे उनके शहादतें लिए हैं और इंटरव्यू लिए हैं, तो हमें ये मौका नहीं दिया गया। तो ज़ाहिर है तो हम तो GIT पे हमारे लिए तो कंट्रोवर्शियल है और उसका हर कदम जो है, हमने तो GIT बनने पर भी इसकी इतराज़ किया था। और मुना साहबा मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में ये पहला केस है, इस किस्म का पहला केस पेश हुआ है कि उसमें एक क्या मुनफरिद है इसमें सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं पहला केस है, किस सिलसिले में आप इसको मुनफरिद समझ रहे हैं? इस तरह से कह रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज जैसे जमाई साहब ने फरमाया कि ये केस तो सुना नहीं जा सकता, ये केस फजूल केस है, इसको हम सुन ही नहीं सकते।
फिर उसके बाद केस को टेक अप किया गया। फिर पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में GIT बनाई, और जब GIT बन गई, हमने एतराज़ किया तो हमारे एतराज़ रद्द कर दिए गए। और फिर जब एक अभी जो दो नाम थे, एक वो आमिर अजीज और बिलाल रसूल के नाम थे, और अब ये भी GIT की रिपोर्ट में ये साबित हो गया है कि जो एक अख्तर साहब, अख्तर रशीद अख्तर नाम है, जो लॉ फर्म इन्होंने हायर की है, उनका तलक भी PTI का वर्कर रहा है, और जो उसका आमिर का उसका करीबी है। आप समझ लें कि सारा मामला जो ये पॉलिटिकल मामला है, और सारा मामला पोलिटिसाइज हो गया है। इसको और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हो रही है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वकला के दलाइल देते हैं, वो आईनी और कानून से ज्यादा सियासी जो है वो दलाइल देते हैं। तो ये आपके सामने सारा केस है, किसका क्या होगा। सेनेटर नियाज़ी साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। मेरे पास बड़ा वाज़ेह किस्म का ये सवाल था कि डिसीजन होगा, हम उनको मानेंगे, लेकिन जी आप पूरा, मैं आपसे वाज़ेह तौर पे ये सवाल करना चाह रही थी, मैं आऊंगी आपकी जानिब दोबारा भी, कि आपके दो जो एतराज़ात हैं उनको आप किन बेसिस पे आप जस्टिफाई कर रहे हैं। फैसला देंगे, कोई आवाम के या कोई ऐसा फैसला नहीं देंगे जिससे हमारे मुल्क या हमारा मुल्क जो तरक्की के राह पे गामजन हो चला था। 2013 में हमारे मुल्क की क्या पोजीशन थी, इकोनॉमिकली क्या थी, दहशतगर्दी क्या थी, एनर्जी क्राइसिस कितना था, और हम 4 साल में कितना आगे लेके आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ख्याल में जो फैसला जो केस या पॉलिटिकल बन चुका है, फैसले देते वक्त तमाम चीजें मद्देनजर रखेगी, और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। दो बातें मैं आपसे पूछूंगी। जो आपने एतराजात इस पूरे GIT रिपोर्ट के खिलाफ दर्ज कराए हैं, और वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई है PMLN की तरफ से, वो मैं उसकी जानिब आऊंगी। आसिफ अली भट्टी साहब, हमने देखा है मीडिया हाउसेस की तरफ से भी वाज़ेह किस्म की र्यूमर्स सर्कुलेट की जा रही थी, और आपको पता है आपका ताल्लुक भी जंग ग्रुप से है। बड़े वाज़ेह रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले लास्ट वीक आप जंग ग्रुप के खिलाफ बताए थे कि वहां पर कयास हराइयां की जा रही हैं। मीडिया हाउसेस का किरदार, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। और इसहाक डार साहब ने भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात वहां पर सबमिट करा दी हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। ये भी तो कहा जा रहा था कि वो अब GIT के साइड पर हैं, और GIT को कह रहे हैं कि जी कोई वादा माफ गवाह बना दे मुझे, और इस तरह की बातें की जा रही थी। आपको लगता है वो र्यूमर सबसाइड होंगी इस बात के बाद कि अब वाज़ेह तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना सामने आ गए अपने मौक़िफ़ को लेके, और उन्होंने पूरे GIT रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट कर दिया है, जैसे कि हुक्मरान जमात का भी मौक़िफ़ है, और उन्होंने बिल्कुल उसके साथ उसकी सेकेंड किया है, उसको तायीद की है उसकी। बहुत शुक्रिया। पहले तो आप देखें कि जो इस वक्त GIT पर इतराज़ात की बातें हो रही हैं, जब आपके पास एप्रोप्रिएट फोरम मौजूद था और जब GIT कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उस वक्त हुक्मरान जमात की तरफ से उस पर एतमाद का इजहार भी किया गया, और उसके बाद ये भी कहा गया कि उसके साथ ताउन किया जाएगा। फिर ताउन भी किया गया, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुद पेश हुए, उनकी साहबजादी, उनका पूरा खानदान, और जिन 34 लोगों को बुलाया गया तमाम लोग वहाँ पेश हुए, उनके अपने साहबजादे जो हैं वो 6 मरतबा पेश हुए। तो ये जो सारा एक प्रोसेस था उसको एक्सेप्ट किया गया, और उस प्रोसेस का हिस्सा बना गया। अगर आपको इतराज़ात थे और हुक्मरान जमात ये समझती थी कि अगर उस GIT की कंपोजिशन ठीक नहीं है, जिस पर इतराज़ भी बाद में सुप्रीम कोर्ट में किया गया, तो क्या जब ये तय हो चुका था शुरू में ही कि GIT एक ऐसा फोरम है जो कि उनके हक में नहीं जाएगा, तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर फखरी का मुजाहरा करते हुए पहले ही इसको चैलेंज कर दिया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन जहां तक अब जो सूरत हाल बनी है, उसमें इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया, वो बतौर वजीर खजाना जो स्टेटमेंट अपना दे के आए, आपको पता है सबसे कम वक्त वहां पे वो मौजूद रहे, और उनके बारे में GIT ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने बहुत सारे सवालात का जवाब नहीं दिया है, और कुछ चीजों के कंक्लूसिव जवाब नहीं दिए हैं। तो अब जब उनके पास ये आर्गूमेंट मतलब GIT की तरफ से आर्गूमेंट एक आ गया है, या एक स्टेटमेंट आ गया है, या एक वर्डिक्ट आ गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो चुका है, अब उसका चैलेंज करने का तरीका यही है कि सुप्रीम कोर्ट जब आप उसको परस्यू करेंगे उस अपने दिए गए बयान को, तो उसमें फिर आप अपना जो काउंटर नैरेटिव है या जो काउंटर आपका आर्गूमेंट है वो आप दे सकते हैं। जहां तक उन्होंने अपने हुदैबिया पेपर्स मिल के हवाले से अपने दिए गए माजी के बयान की बात की,
डेफिनेटली उसके बारे में पहले भी वो वजाहत कर चुके हैं और कई मरतबा हुक्मरान जमात की तरफ से भी वजाहत आ चुकी है कि अब वो सेट असाइड हो चुका है। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उस केस को खत्म कर चुके हैं, दोबारा नहीं खोला जा सकता उसको। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर मोना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पॉलिटिकल बना दिया गया है सारे इशू को। और क्योंकि पनामा का केस जो था इसके बारे में ये शुरू में कहा जा रहा था कि इसके बारे में इसको पार्लियामेंट के जरिए हल करना चाहिए था, इसको पार्लियामेंट की कमेटी बना दी जानी चाहिए थी और एहतसाब का जो अमल है खास तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ ने यह तय किया था कि एक एहतसाब कमीशन बनेगा जो कि आज़ाद होगा और परवेज मुशर्रफ का जो बनाया हुआ नैब का कानून है उसको एब्सलीट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बवजू नहीं हुआ इसकी। अब जाहिर है इस वक्त तो आर्गूमेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जहां तक ये बात कि हुकूमत को अब वो याद आ रहा है कि वो चीजें जो कि करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं, तो डेफिनेटली डिफेंस तो अभी भी मौजूद है। जो आज आर्गूमेंट हुए हैं उसमें पीटीआई ने और जमात इस्लामी ने अपने जो मौक़िफ़ था वो बयान कर दिया है, दलाल दे दिए हैं। उन्होंने भी कोई सब्सटेंशियल बात नहीं की सिवाय इसके कि जीआईटी की जो रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो आपको याद रखने चाहिए कि उन्होंने कहा कि सारा कुछ फैसला जो है वो सिर्फ जीआईटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। तो ये बात बड़ी ही इत्मीनान बख्श है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी एवेलुएट करेगी उस रिपोर्ट को। और हुकूमत की तरफ से जो आर्गूमेंट स्टार्ट हुए हैं अभी तक, दलाल जो हुकूमत की हुक्मरान जमात के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस और उनकी टीम, अब उन्होंने शुरू कर दिए हैं और आज उस पर जो है वो हुकूमत की तरफ से मजीद उस पर डेलिब्रेशंस भी हुई हैं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हुकूमत की तरफ से क्या वो बात नई सामने आती है, किस किस मामले को वो चैलेंज करते हैं। क्योंकि आज तो वाज़ेह तौर पर सिर्फ एक 10 वॉल्यूम की बात की है, जो माजी में जो उनके वज़रा बात करते रहे हैं हुकूमत के, वो बातें उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी हैं। तो वज़ीर आज़म ने तो गो के मुस्तरद कर दिया, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको चैलेंज भी करेंगे। और ये बड़ा साउंड है कि वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो आर्गूमेंट वहां पे दिए गए हैं उनके वकील की तरफ से। लेकिन कल अब किन किन चीजों को वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खोल के बयान करते हैं, किन चीजों को वो चैलेंज करते हैं, क्या जेआईटी की कंपोजिशन को भी चैलेंज किया जाता है कि नहीं किया जाता, साथ ही में जेआईटी ने जो लोगों के बारे में रिमार्क्स पास किए हैं, कमेंट्स पास किए हैं, क्या वो इख्तियार रखते थे कि नहीं रखते थे, इस मामले को भी वो सामने रखेंगे। और इसी तरह से जो जेआईटी की जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं और वो आपको पिन पॉइंट करने पड़ेंगे। 256 पेजेस हैं, जाहिर है उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए है। तो मेरे ख्याल में अभी ये मामला लंबा चलेगा और सुप्रीम कोर्ट के पास डेफिनेटली इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सिवाय जेआईटी की रिपोर्ट को एवेलुएट करे और उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचे। एक प्रोसेस जो इंसाफ का प्रोसेस है उसको कंप्लीट जरूर करना पड़ेगा। गो के अपोजिशन ने इसकी तरफ सियासत भी की है और अभी भी वो डिमांड कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें। और जैसे आपने नाजिर साहब से सवाल भी पूछा कि सेनेट में उनकी एक्सरीयत जरूर है, लेकिन सेनेट में प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई रोल नहीं है उनकी, ना इलेक्ट करने का उनको और ना ही उनको डिसीट करने का। वो तो अगर असेंबली का इजलास लेजिस्लेटिवली स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये फटी साहब आपसे मैं वन लाइनर पूछना चाहती हूँ बिफोर आई मूव टू लाहौर। एक आपसे लाइनर ये पूछना चाह रही हूँ कि पॉलिटिकली ड्रिवन मामला लग रहा है आपको या एहतसाब लग रहा है पूरे चीज का मकसद? यस और नो, व्हाट इज योर स्टैंड? एक तरफ अगर आपने अपना ये तो शुरू से बात कही जा रही थी हुक्मरान जमात की तरफ से भी और सियासी जमातों की तरफ से भी कि क्या ये जो सारा मामला है ये एहतसाब हो रहा है या एक सेलेक्टिव किस्म का विक्टिमाइजेशन हो रहा है। अभी तक जो हमें नजर आया है कि 350 लोगों से ज्यादा लोग जिनकी ऑफशोर कंपनीज के बारे में इंकशाफात हुए थे उनके बारे में हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एहतसाब करना है, जिन्होंने वेरिफिकेशन करनी है, फैक्ट्स को मॉनिटर करते हुए उनके जो हकीकी किरदार है उनको सामने लाना है, वो काम तो नहीं हुआ है स्टार्ट। तो ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि अगर किसी एक शख्स को, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसने अपने आप को पेश किया है, अपने पूरे खानदान को पेश किया है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं होना चाहिए कि एक शख्स को आप विक्टिमाइज कर दें। अब ये इंसाफ के तकाजे पूरे करना होंगे। एहतसाब का जो अमल है वो बिला शिरकत गैर तमाम लोगों पर अप्लाई होना चाहिए। एब्सोल्युटली हकीकी एहतसाब तो वही है जो अक्रॉस द बोर्ड हो, यूनिफॉर्म हो। कामरान नासिर की जानिब ये पोलिटिसाइज तो किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। राइट, ठीक है, ये आपने वाज़ेह तौर पे अपना एक स्टैंड इख्तियार किया है। कामरान नासिर साहब, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में मुसलसल फ्लक्चुएशंस और सरमायाकारों को वाज़ेह तौर पर तशवीश है, कंसर्न है इस पूरे अमल को लेकर। कैसे देख रहे हैं आप चीजें लॉन्गर रन में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में मामलात? क्या अगर वाकई एहतसाब पर मबनी है तो हमारा इकोनॉमिक एजेंडा क्यों इस पर कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है?
जी थैंक यू मोना। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट्स ने इसको रिएक्ट किया है, सो वो बड़ा नेचुरल है, क्योंकि जब भी कभी किसी चीज़ के बारे में आप मार्केट में ऐसा डाउट क्रिएट हो जाए कि पॉलिटिकल आपके पास एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट चल रहा था और जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि डीस्टेबलाइज हो रहा है, तो वो डीस्टेबलाइजेशन इज परसीव्ड नेगेटिवली। उस पर जो फॉरेनर्स का रिएक्शन होता है, जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो दोनों उसको नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं और वो नेगेटिव रिएक्शन हमने मार्केट में देखा है। जहाँ तक आपने फंडामेंटल्स की बात की, तो कैपिटल मार्केट्स के अंदर ये जो कंपनी जिन्होंने परफॉर्म किया और आपका इंडेक्स 50,000 से ऊपर चला गया, आप इमर्जिंग मार्केट्स का हिस्सा बन गए और बड़ा तारीखी वो इवेंट था जो कि आप 8 साल बाद आपने उसको दोबारा अचीव किया था कि पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट से वापस इमर्जिंग मार्केट्स में गया। और उसके जाने के पीछे देखें, जहां इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ऑन मेनी थिंग्स, वहां पे जो ड्यू क्रेडिट है वो उनको दिया जाना चाहिए कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट पाकिस्तान में थी। उस इकोनॉमिक एडवांसमेंट की बैक के ऊपर, जिसमें खासतौर पर कलीदी रोल जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है, उसकी बेसिस के ऊपर आपने मूव किया था टू अ नेक्स्ट लेवल। आपने एक IMF का प्रोग्राम था जो कि पूरे तरीके से कंप्लीट किया, जिसमें आप इमर्जिंग मार्केट्स में क्लासिफाई हुआ और इंडेक्स आपका 53,000 पे चला गया। उसके बाद जो ये पॉलिटिकल केओस और ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ रिलेटेड टू पनामा, इस पर इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई कि मार्केट ने उसको नेगेटिवली रिएक्ट किया। फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, लेकिन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द नैरेटिव दैट वी कैरी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं जाके, सबसे बड़ा मसला है कि आप पाकिस्तान के नैरेटिव को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आप अपने आप को बाहर कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। हमारी प्रोजेक्शन बाहर बहुत अच्छी होना शुरू हो गई थी और शुरू में ये बात भी की गई थी कि पाकिस्तान टॉप 20 इकोनॉमीज में आ जाएगा बाय 2030। ये PwC की रिपोर्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हाईलाइट किए गए उनमें एक पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी और मैच्योरिटी का होना भी है। तो इस मुल्क में इस चीज की बहुत जरूरत है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके ये बताऊं कि अभी मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड कर रहा था जो कि चाइना डालियान में हुआ, और चाइनीज प्रीमियर ली की चैंग, उन्होंने जो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दी उसमें वन बेल्ट वन रोड का जिक्र किया, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और CPEC इस वक्त एक ऐसा प्रोजेक्ट है उस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड है। तो पाकिस्तान की जो फॉर्चून्स हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है और इस पे किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी जो है वो अच्छी साबित नहीं होगी और वो रिएक्शन आपको नजर आएगा। साथ ही साथ आपने एक अनप्रेसिडेंटेड पार्टनरशिप देखी थी। मेरा ख्याल है कि CPEC को लोग बहुत ज्यादा तरीके से समझते नहीं है और इस पे पाकिस्तान नेवी ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, एक गवादर में हुई, एक कराची में हुई, आई वाज द स्पीकर देयर। इसका जितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उतना ही चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी है। तो इसमें जो आपने पॉलिटिकल साइड पे और जो आपने आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान में एक यूनिफाइड स्टांस देखा था, वो एक बहुत ही खुशाइन चीज थी और जो मुल्क के लिए आने वाले दिनों में आपके लिए फॉर्चून चेंजिंग साबित होना था और हमें अभी भी उम्मीद है कि वो होगा। मेरे ख्याल में अगर हमने कैपिटल मार्केट्स को दोबारा किसी स्टेबल एनवायरनमेंट में देखना है तो ये जो अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है इसको खत्म होना चाहिए। पॉलिटिकल मैच्योरिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस की कंटिन्यूएशन ही पाकिस्तान को कामरान नासिर साहब, योर पॉइंट इज वेरी वेल मेड। मैं एक बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ। आपने इश्तियाक साहब की बात सुनी होगी, वो एक्सटर्नल एलिमेंट्स की कंस्पिरेसी का एक बहुत वाज़े रीजन बता रहे थे कि खासतौर पे UAE की तरफ से दे आर नॉट टू हैप्पी विद CPEC पे आप इसके कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस देखते हैं और ये जो पूरी एक मौक़िफ़ है इश्तियाक साहब का, डू यू सेकंड दिस इन एनी वे? देखिए, यस आई डू टू सम एक्सटेंट और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, CPEC इज अ थ्रेटनिंग प्रोजेक्ट फॉर द वर्ल्ड अक्रॉस। उसके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक, उसका आपको एक प्रोग्राम रखना चाहिए क्योंकि इस पर हमने बहुत लंबी प्रेजेंटेशंस की हैं और मेरा ख्याल आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसको बहुत गौर से देखती है और बहुत आगे तक उन्होंने प्रोग्रेस किया है इसके अंदर। ये थ्रेटनिंग प्रोजेक्ट इसलिए कि ये पाकिस्तान के फॉर्चून्स चेंज करता है और आपके जो इर्द गिर्द के पोर्ट्स हैं, अगर गवादर डेवलप हो जाता है तो इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द पोर्ट ऑफ दुबई। इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट जो ईरान में चाबहार का पोर्ट है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर जाएं और इस प्रोजेक्ट में किसी तरीके से वो डॉवटेल कर जाएं। सो अगर आप उस एस्पेक्ट से देखेंगे तो यकीनन दुनिया की नजर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको सबोटाज करने के लिए हर तरफ से कोशिश की जाएगी। और मैं एक चीज ऐड करूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो हमारे प्रोग्राम्स हो रहे थे और जो टॉक्स हो रही थी, जिसमें सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रीमियर थे चाइना के ली की चैंग, वहां पे जो इंडियन प्रेस थी उनके क्वेश्चन CPEC के ऊपर और पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे, जिसको देख के बेहद अफसोस हुआ। और उसके बरक्स चाइना की डिटर्मिनेशन विज़ पाकिस्तान और कुछ जगहों पे आपके जो मिनिस्टर हैं हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एहसन इकबाल, उन्होंने भी बड़े जबरदस्त तरीके से उसको प्रोटेक्ट भी किया और अपने ऑब्जेक्टिव को पेश किया
उससे आपको अंदाजा होता है कि इंडिया बहुत ज्यादा थ्रेटन है। और यस, Absolutely, they are on record, yes. किया जाता है कि जब तक ये प्रोजेक्ट संगीत अपनी कंप्लीशन नहीं देखता तब तक मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो रोल प्ले करेंगे, जहाँ पे हमें पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी और मेच्योरिटी दिखाना बहुत जरूरी है। भारत तो ऑफिशियली हम जानते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है। बेल्ट एंड रोड फोरम तक जो बीजिंग में हुआ था उसको बॉयकॉट किया गया था भारत की तरफ से। एक क्विक ब्रेनस्टॉर्म सेशन, इश्तियाक साहब, वही वाली बात आपकी के तमाम चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। अगर ये मसला प्रोलॉन्ग करता है हम कहाँ जाएंगे? देखिए, इकोनॉमी पे इसके बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। हो ये रहा है कि जो सियासतदान हैं वो अपने ज़ाती मफाद को ज़्यादा ले रहे हैं और जो हमारा कौमी मफाद है उसको उनकी परवाह नहीं है। देखिए, इकोनॉमी जब एक बार जो टेक ऑफ करती है और उसको फिर रोक दिया जाता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। कैपिटल फ्लाई हो जाता है, लोग चले जाते हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो चुका है, हमारा अच्छा जो ब्रेन तबका था वो यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो गया, दूसरी जगहों पे चला गया, पैसे ले गया तमाम। एक मौका आया था कि सोच डेवलप हुई थी कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो लेट्स कम बैक टू और लेट्स यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और ये चीज़ मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ क्योंकि मैं खुद कई ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ कि जिन्होंने हमें कॉल किया और ये कहा कि जी किसी तरह अब हम सरमाया लेके आना चाह रहे हैं। लेकिन मेरी चीज़ एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं कॉलम भी लिखता हूँ जंग न्यूज़पेपर के लिए, मेरा वेडनेसडे को एक कॉलम आ रहा है, इसमें मैंने कुछ रिसर्च की है। कुछ अर्से पहले, एक साल पहले, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट से $700 मिलियन, मिलियन और बिलियन, 700 मिलियन, विच इज वेरी क्लोज टू 1 बिलियन। yes. और अपोजिशन ने यही कहा कि जी ये करप्शन में नहीं है और आप रिजाइन कर दें, तमाम कर दें। उन्होंने क्या किया है कि जी ये कहा कि जी ये मुझे सऊदीया रॉयल फैमिली ने, सऊदीया की जो रॉयल फैमिली है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। उन्होंने कोर्ट ने क्या किया, इसको इन्वेस्टिगेट किया एम्बेसी के थ्रू और ये कंफर्म हो गया कि यस द मनी वाज गिवन टू देम एज ए गिफ्ट बाय द सऊदी रॉयल फैमिली। देखिए, सऊदी रॉयल फैमिली, और आप यकीन कीजिए कि वो केस उनके खिलाफ क्लोज कर दिया गया। वो नहीं चाहते थे कि उनके मुल्क की इकोनॉमी खराब हो। राइट। अब मैं एक और मिसाल आपको दे रहा हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब से किसी ने पूछा कि सर आपके पास ये लास्ट टाइम भी आपने बिल्कुल कहा था, वो पास ये लंदन के अंदर अपार्टमेंट कहाँ से आ गए? दुबई में 2 अपार्टमेंट्स हैं, एक वाकई में खुद रह रहे हैं, स्टॉक रख रखा है। उनसे पूछा जी आपके पास कहाँ से पैसा आया? उसने कहा जी मुझे गिफ्ट किया, वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। जब हम ये तमाम चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वही मेरा ख्याल है जो कतरी प्रिंस वाली बात थी वो यही इसी मैंडेट पर मबनी थी, लेकिन उसको हमें पता है कि आउटराइटली रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया कि उसको बुलाओ, उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, हम जाके बात नहीं करेंगे। ऐसा मलेशिया ने नहीं किया, वहाँ उनकी तरफ से नहीं हुआ। ये इस तरह के प्रेसिडेंट्स हमारे पास मौजूद है। सेनेटर साहब ये बताइएगा आपसे 2 बातें, एक तो वॉल्यूम 10 आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि रिवील किया जाए JIT रिपोर्ट का, और दूसरा ज्यूरिसडिक्शन को बाईपास किया गया है, उसको उन हुदूद को वायलेट किया गया है जो JIT के मैंडेट जिसके ऊपर मबनी था। इन 2 बातों को आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं और वॉल्यूम 10 में क्या है? देखो मूना, बात यह है कि वॉल्यूम 10 में जो भी रिपोर्ट है, इस वक्त चूंकि हम मुल्जिम हैं तो हमें मुल्जिम को ये तो पता होना चाहिए ना मेरे पे क्या इल्ज़ाम है। अब मुझे पूरे इल्ज़ाम को ये पता नहीं चलेगा कि तो फिर मैं कैसे अपना दिफा करूंगा, और दिफा करना हर मुल्जिम का हक है। तो जब तक वॉल्यूम 10 ये हमें नहीं देते या उसमें क्या फाइंडिंग इनकी है, हमको गलत है, ठीक है, हमें बताया जाए उसमें कौन से, अगर वो JIT समझती है, अगर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समझती है कि इसमें कोई ऐसा मवाद है कि जो हमारे मुल्की मफाद के या हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात खराब कर सकते हैं, तो इन कैमरा हो सकता है सब कुछ पब्लिक ने की जाए, कम अज कम मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली को तो दी जाए ताकि उसको अपना दिफा कर सके। जब भी मेरे दोस्त ने मलेशिया की मिसाल दी तो जिस तरह तो उन्होंने कि वहाँ उनको सऊदी से गिफ्ट मिला, और अगर हमारी पार्टी कह रही है, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हमारे वकला कह रहे हैं कि हमें ये गिफ्ट, ये जो मनी ट्रायल जो है कतरी प्रिंस ने दी, और कतरी प्रिंस से ये लोग मजाक उड़ाते हैं, वो जिम्मेदार बंदा है, सिर्फ शहजादा बच्चा नहीं है, वो कतर का वज़ीर आज़म भी रह चुका है, वज़ीर दिफा भी रह चुका है, वज़ीर खारजा भी रह चुका है, वो मिच्योर बंदा है और वो ताउन करना चाहता है, लेकिन उसकी हौसला शिकनी की जाती है, उसको डिस्करेज किया जाता है, डराया जाता है। तो हम चाहते हैं कि अच्छे माहौल में वो अपना बयान दे, और वो बयान देने को तैयार है। तो ये JIT ने क्यों उसका बयान रिकॉर्ड नहीं किया? ये दुबई से जाके उल्टे सीधे रिकॉर्ड तो ले आई है। अब देखो, एक शिपमेंट का हवाला है कि जो जी जिद्दा शारजा से जिद्दा आई,
تو اس کا یہ ہے تو وہ بجائے کہ شارجہ جانے کے کہ واقعی وہاں سے شپمنٹ آئی ہے کہ نہیں، یہ جا کے دبئی سے وہاں سے لے کے نہیں یہاں سے تو کوئی نہیں گئی، یہ ان کی بدریتی ظاہر کرتی ہے جی آئی ٹی کی. تو یہ آپ سب کچھ عوام کے سامنے، عوام نے پڑھ لیا ہے، سب کچھ میڈیا کے سامنے ہے اور سب کچھ اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے. ہم تو فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں اور سپریم کورٹ پہ چھوڑتے ہیں. ہم جو کہ حکومت میں ہمارا اور ہم تمام اداروں کو جو ہے احترام کرتے ہیں، اور ہم اگر اداروں کا احترام نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو ہم قانون سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی جو بھی فیصلہ کریں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کریں، نہ کہ کوئی سیاسی فیصلہ کریں. پاکستان کی معیشت کو دیکھیں، پاکستان کے حالات کو دیکھیں. سیاستدان تو ایک دو سیاستدان ایسے ہیں جو تو وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان جائے بھاڑ میں، ہمیں وزارت عظمیٰ ملے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اس لوگوں سے بچایا، یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں. لاسٹ بالکل سینیٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، آخر میں سوال کرنا چاہتی ہوں، وقت بھی میرے پاس مختصر ہے، پھر آصف صاحب کی جانب جاؤں گی. پولیٹیکلی آپ کو آئسولیشن محسوس ہو رہی ہے؟ کیا اپوزیشن جماعتیں کوئی کلیکٹیو لائے عمل اختیار کرنے میں آپ کو لگ رہا ہے کامیاب ہو رہی ہیں؟ نہیں ناکام، اب تک تو کوئی نہیں کامیاب ہو سکی. نہ وہ وزیر اعظم صاحب کے ریزائن پہ بھی نہیں متفق ہو سکی. تمام جو ہمارے الائز تھے ہمارے ساتھ وہ پورے کھڑے ہیں. ہمارے الائز فضل الرحمان صاحب تھے، جے یو آئی تھی، ہمارے محمود چکدئی صاحب تھے، سارے ہمارے ساتھ، وہ لوگ سارے وہیں پر ہیں. ٹھیک ہے، بانگ کے دور بیان دے رہا ہے کہ ہم ساؤس کو ڈیفینڈ کریں گے. اور کل فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی کو ہٹانا ہو تو سپریم کورٹ میں کیس شروع ہو جاتا ہے، اور جب بندہ وزارت میں فارغ ہو جاتا ہے تو کیس سارے بند ہو جاتے ہیں. انہوں نے یسر وزار کی لانی اور باقی کی مثال دی کہ ان کے خلاف کیس کیے گئے جب وزارت وہ تو آپ کے ساتھ پہلی کولیشن میں بھی ہے نا. آپ اپوزیشن جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ایک پیج پر اس کے بارے میں کہ یہاں ان کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ کلیکٹو ہو پائے ہیں؟ ون لائنر پلیز. نہیں، وہ بظاہر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ریزائن دو. اب دیکھتے ہیں سینٹ میں پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کتنی کولیشن ہے، یہ کیا قرار دینے میں، قرارداد لانے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی دیکھنا پڑے گا. لیکن بظاہر جب ایک میٹنگ ان کی خورشید شاہ صاحب کے پاس ہوئی تھی تو اس میں یہ اکٹھے نہیں تھے، ہر ایک کا اپنا ورژن تھا. کوئی کہتا تھا کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیا جائے، کوئی کہتا تھا نبی ریزائن دینا جائے. یعنی آپ کو اپوزیشن بھی ایک پیج پر نہیں نظر آ رہی ہے اپنے اس مطالبے کو لے کے؟ ملک میں راج کے پھیلانا چاہتے ہیں تو ملک کو سٹیبلائز ہونا چاہیے، اور جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوگی ہمارا ملک ترقی کرانے کا بھی گامزہ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ملک کی ہماری اقتصادی شاعری کہاں تک پہنچ گئے تھے، اور جس کی طرف اشارہ اشتیاق صاحب نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس وہ پورے آپ ٹھیک ہے، آپ اس موقف کی آپ اس کو سیکنڈ کریں. بھٹی صاحب میرے پاس کیونکہ وقت مختصر ہے، آصف علی بھٹی صاحب یہ بتائیے گا، میڈیا کا بھی بڑا رول ہے پوری چیز کی پروجیکشن میں. میڈیا ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت سے پہلے فیصلے کر لیتی ہے، پوری چیز کو متنازع بنانے میں میڈیا کا کتنا کردار نظر آ رہا ہے؟ مونا دیکھیے، میڈیا وہی چلائے گا نا جو ہو رہا ہوگا. میڈیا خود سے تو کوئی چیز من گھڑت چیزیں نہیں چلا سکتا ہے. جو اس وقت سیناریو کے اوپر یا جو اس وقت جو پولیٹیکل، یہ تو سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ میڈیا من گھڑت چیزیں چلا رہا ہے. ایک پریویو ہوتا ہے، ہر شخص اپنے طور پہ سوچتا ہے. تو اگر چلے من گھڑت چلا رہا ہے تو اس کی پھر تصحیح بھی تو ہوتی ہے نا. دیکھیں، جب کوئی چیز ایسی چلی جاتی ہے جو کہ درست نہیں ہوتی ہے یا کہیں اس کے کنٹورز جو ہیں وہ آپس میں الائن نہیں ہوتے ہیں ٹروتھ کے ساتھ، تو اس کی سچائی پھر سامنے لائی جاتی ہے اور سچائی کو بھی اسی طرح پروجیکٹ کیا جاتا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہر شخص یہاں پر اس وقت پاکستان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، اور اس انڈیپینڈنٹ میڈیا کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی اپنی اپنی سوچ ہے. وہ ہر شخص اپنے انداز میں اس کو دیکھتا ہے، پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتا ہے، لیگل پوزیشن کو دیکھتا ہے. جو کیس اس وقت چل رہا ہے اگر آپ اس کی صرف بات کریں تو اس کے اتنے سارے اینگلز ہیں کہ جیسے ابھی آپ خود یہاں پہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ یہ بھی سازش کر رہا ہے، فلانا بھی سازش کر رہا ہے. تو کیا پاناما کیس جو لانا تھا وہ بھی کسی کی سازش تھی؟ تو یہ بھی تو کہا گیا نا حکمران جماعت کی طرف سے کہ چند صحافیوں نے مل کے یہ سازش تیار کی ملک کے خلاف. تو حکمران جماعت کے خلاف اگر کوئی اس وقت احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، اگر وہاں سے یہ شروع ہے اور باقیوں تک نہیں پہنچ پا رہا، تو اس میں بھی ان کو یہ پرسو کرنا چاہیے کورٹ سے. یہ میڈیا کے ساتھ تو
उनकी लड़ाई नहीं बनती है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई चीज अभी प्रोसेस में है, सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट उस पर समाप्त कर रही है, उस मामले के ऊपर हम तो वो बताएंगे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, और लोग उसके प्रोजेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन कोई वर्डिक्ट तो नहीं सुना रहा कि फलाना जो है वो विक्टिमाइज हो गया है, या फलाने को जो है वो उसके खिलाफ ये केस उसके खिलाफ चला गया है और फलाने के खिलाफ जो है उसके हक में चला गया है। इशू ये है कि हम लोग खुद इस सारे मामले के अंदर, जो कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज को ये इसके मुतालिक कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मामले को इतना पोलिटिसाइज कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर जिक्र भी हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक अलायंस बना रही हैं, पीपल्स पार्टी। और अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि जो हम कोशिश कर रहे हैं वो नवाज शरीफ से इस्तीफा लेने की कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे जब ये पूछा कि आपके पास कोई ऐसा जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आप उसे मुस्तफी करवा लें, और क्या आप लोग खुद इतने मुत्तहिद हैं, तो उनका ये कहना था कि जी हम इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही वाली बात है जो अभी सेनेटर साहब ने भी कही कि नहीं देते इस्तीफा तो फिर अभी भी वो कोशिशें अलाइन नजर नहीं आती, क्योंकि ये जो सारी बात होना उसमें मीडिया का जो रोल है दैट इज वेरी डिफरेंट, और वो बड़ा पॉजिटिव भी है। आप ये भी देखें कि लोगों को आगाह करना, लोगों तक मालूमात पहुंचाना, ठीक है, अगर वेल मेड पॉइंट को आप, यानी कि अपोजिशन की तरफ से भी हमें कोई भी यकजहती है इस पे सेम पेज नजर नहीं आ रहा है, अलायंसेस में भी तफरीक है वाज़ेह तौर पे। कामरान नासिर साहब, आपके नोट के ऊपर वाइंड अप करूंगी प्रोग्राम को। इकोनॉमिकली हम अगर पूरे एजेंडा को देखें, आपको लग रहा है कि हम कोई खुदा ना खास्ता रिवर्सल की तरफ भी जा सकते हैं अपनी इन तमाम बेहतरी को लेकर, जिसको हम लॉर्ड करते रहते हैं, खास तौर पे हुकूमत की तरफ से जो बात की जाती है, आप भी अगर उसको सेकंड कर रहे हैं, तो कोई रिवर्सल तो नहीं देख रहे हैं आप इन सब में? देखिए, रिवर्सल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब कभी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दें। मेरे ख्याल में हर किस्म की कन्फ्रंटेशन से बचना और इस सिचुएशन से जितनी जल्दी आप बाहर आएंगे उतना मुल्क के लिए और माशी तौर पे आपके लिए अच्छा है। किसी भी किस्म के तरीके से अगर इसको आप प्रोलॉन्ग रखेंगे और ये इसी तरीके से अनसर्टेनिटी में चलता रहेगा, तो बहरहाल फिर जितने पार्टिसिपेंट्स ने इन चीजों का ख्याल खदशा जाहिर किया है कि वो आपके मुल्क के लिए बुरा होगा, माशी तौर पर भी बुरा हो सकता है, और आपका नैरेटिव भी जब चेंज हो जाता है तो उसके बाद उसको वापस लाना आपके लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सो दिस शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड, इसको जल्द अज जल्द अपनी कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी ये बिल्कुल रहनी चाहिए, ताकि ये सारी चीजें ऑन ट्रैक रहें, और पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंसूबा है। ठीक है, राइट, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं कि इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसके लिए जरूरी है पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर पैनलिस्ट। मिर्जा इश्तियाक बेग हमारे साथ थे लाहौर स्टूडियो से, मिस्टर कामरान नासिर ने हमें ज्वाइन किया था इस्लामाबाद स्टूडियो से, सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब हमारे साथ थे, आसिफ अली भट्टी साहब ने हमारा साथ दिया था। वेरी ग्रेटफुल टू फॉर एवरीवन्स प्रेजेंस। कैसा लगा प्रोग्राम? हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसका फीडबैक ना भूलिएगा, विच आर ऑन योर स्क्रीन्स। पूरे JIT का जो एक स्टेटस है वो सजेस्टिव है, मैंडेटरी नहीं है, और इसी के ऊपर हम देखेंगे कि कल का दिन भी डिसाइसिव रहेगा। दोनों जो जमातें हैं या पेटिशनर्स हैं उनका अपनी जगह मौक़िफ़ शामिल है, लेकिन इसकी प्रोलॉन्गिंग यकीनन पाकिस्तान के हक में नहीं है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।